welcome to SN Education Point. This is Neetu Yadav, and today in this video we are going to discuss the concepts from the chapter Heredity and Evolution from class 10 Science. In previous video we have discussed some terms and basic concepts, and in this video we will continue from the same chapter. I have listed some topics from the chapter here on the board. First we have started from the variation. See, reproduction जब होता है in case of human beings or animals, I can say that when sexual reproduction takes place, that means two parents are involved, male and female, and DNA copy होता है. DNA copy होने के बाद बेबी में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स के. तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे जब वो ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट टू चाइल्ड, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन ट्रेट्स को हम कह रहे थे इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड जो हमें पेरेंट्स से मिले हैं. एक्वायर्ड कौन से होंगे? जो हमने अपनी सराउंडिंग से गेन किए हैं. या फॉर एग्जांपल कि एक्सीडेंट हुआ और उसमें हमारी बॉडी में कोई डैमेज हुआ पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में, हमारा एक हाथ अगर कट हो गया इन केस, तो ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर इंसान के जब बच्चे होंगे तो उनका हाथ ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेड है, वो बाद में अडॉप्ट, मतलब वो बाद में मिला है उसको वो चीज, उसकी वजह से डीएनए में कोई चेंज नहीं आया. जब तक डीएनए में चेंज नहीं आता, नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस नहीं आते हैं. ठीक है, तो डीएनए में जिस मतलब हम बात कर सकते हैं कि इनहेरिटेड ट्रेड कौन से होते हैं? जो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफर होते हैं, वो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं. और एक्वायर्ड ट्रेड कौन सा होगा? जो हमने सराउंडिंग से गेन किया है आफ्टर बर्थ, जो हमारी हैबिट हो सकती है, एडेप्टेशन हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, बट वो पेरेंट टू चाइल्ड नहीं आई है, हमने सराउंडिंग से गेन की है, तो हम उसको कहेंगे एक्वायर्ड ट्रेड. फिर हमने मैंडल के एक्सपेरिमेंट की बात की थी. मैंडल ने अपने गार्डन से पी प्लांट लिया था और उसके उनकी ब्रीडिंग कराई थी, क्रॉस ब्रीडिंग कराई थी, और उन्होंने कुछ रेशियोज दिए थे. और उन्होंने जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे बिल्कुल अलग अलग लिए थे. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बार हाइट का लिया था, टॉल एंड ड्वार्फ, दो लिया था, उनका क्रॉस ब्रीड कराया था. फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की बात की गई थी. दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, दूसरा जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया था, तब उन्होंने अलग चार कैरेक्टर्स लिए थे, राउंड एंड येलो, या राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, यानी कि चार चीज ले ली थी. और उस वजह से उन्होंने उसके साथ उन्होंने रेशियो में दिए थे. जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें रेशियो आया था 3:1 का, और जो बाद में नेक्स्ट उन्होंने दिया था वो आया था 9:3:1 का रेशियो निकल के आया था. तो वो हम कर चुके हैं डिस्कस. वहीं से हमने 3 लॉ स्टडी किए थे जब एक्सपेरिमेंट किया था. हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस. ये 3 लॉ थे जो डिसाइड करेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स को, कि पेरेंट टू चाइल्ड जब कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो क्या क्या होता है. तो उन्होंने कहा था कि वो पहले सब अलग हो जाते हैं, फिर कॉम्बिनेशंस में, जैसे जीन्स हमने कहा था 3-3 के कॉम्बिनेशंस में होते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं. जीन्स, एक जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है, जीन के अंदर डीएनए होता है. ठीक है, तो सेग्रीगेशन का मतलब वो जो इकट्ठे होते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ 3 जीन्स जो है वो कैरेक्टर, वो एक चीज को करेंगे, तो वो सेग्रीगेट होते हैं. सेग्रीगेट का मतलब वो पहले अलग हो जाते हैं, फिर बाद में दोबारा से वो सेग्रीगेट होते हैं. और जब वो सेग्रीगेट होते हैं तो इंडिपेंडेंटली होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक इनहेरिटेड ट्रेड दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, सब इंडिपेंडेंट ट्रेड्स है सारी. ठीक है, और डोमिनेंस का मतलब उन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल कोई, जैसे हमने एग्जांपल लिया था हाइट का, कि मम्मी की हाइट छोटी है, पापा की हाइट ज्यादा है, बड़े हैं. ठीक है, तो कैरेक्टर तो दोनों का आता है बच्चे के अंदर, लेकिन डोमिनेंट किसका है? डोमिनेंट वो होगा जो सामने विजिबल है. फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भाई पापा की हाइट ज्यादा थी, तो बच्चा जो है उसकी हाइट भी ज्यादा है, पापा पे गया है. इसका मतलब ये नहीं होता कि मम्मी वाला जो कैरेक्टर है वो उसके अंदर नहीं था, लेकिन वो रिसेसिव था. डोमिनेंट कौन सा होगा? जो सामने विजिबल है, जो हमें दिखाई दे रहा है. रिसेसिव जो हमें नजर नहीं आ रहा. F1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर्स दिखाई नहीं देते, बट F2 में दिख सकते हैं. ठीक है, तो ये लॉज जो थे मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, फिर बाद में 3 लॉज हमें मिले थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. एवोल्यूशन की बात करें, स्पेसिएशन की बात करें, तो जैसे हमने कहा कि मान लो डीएनए में जब डीएनए कॉपी होता है तो हमेशा 100% श्योर एक्यूरेसी के साथ कॉपी होता है, जरूरी नहीं है. वहां पर थोड़ा सा कुछ चेंज हो सकता है, कुछ एरर आ सकता है. उस एरर की वजह से कैरेक्टर में चेंज आया नेक्स्ट जनरेशन के, और हम उसको कहते हैं वेरिएशन. अब हर इंसान की शक्ल अलग है. भाई हम कहते हैं कि ये बच्चा अपने फादर से रिजेंबल करता है, लेकिन एग्जैक्टली 100% सेम तो नहीं होता ना. ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, 2 के कैरेक्टर आ रहे हैं बच्चे में. अब
पुराने वालों से, जो बहुत जनरेशन पहले था। तो ये जो बिल्कुल डिफरेंस आ गया, तो कुछ नया ही बन गया, तो फिर वो उसको क्या कहेंगे, स्पेसिएशन कहेंगे। नई स्पीसीज बन जाएगी, वो उसको एंटायरली नई कैटेगरी में हम रख देंगे, क्योंकि चेंजेस तो हो रहा था बट जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज कम था, तो विजिबल नहीं था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें बहुत पुरानी जनरेशन से और बहुत आगे वाली जनरेशन को, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो ये चीज तो एंटायरली डिफरेंट दिखेगी ना बहुत पुराने वालों से, तो हम उसको कहेंगे कि नई स्पीसीज बन गई। वो जो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन चेंज आ रहा था, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। जीन्स में धीरे धीरे चेंजेस आते आते वो चेंज इतना बड़ा हो गया कि एक नई स्पीसीज बन गई, तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। दूसरी बात थी नेचुरल सिलेक्शन। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम एनसीईआरटी का लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ बीटल्स थी, या फॉर एग्जांपल छोटे इंसेक्ट्स लगा लो, दो कलर के थे, ग्रीन और रेड। तो ग्रीन वाली बीटल्स जो थी वो तो प्लांट के अंदर छुपी हुई थी, नजर ही नहीं आती थी, क्योंकि प्लांट भी ग्रीन था और बीटल्स भी ग्रीन थी। लेकिन रेड वाली बीटल्स थी वो क्लियरली नजर आती थी। जो बर्ड थी वो बर्ड रेड वाली बीटल्स को खा जाती थी। उस प्लांट में एक बर्ड रहती थी, वो रेड वाली बीटल्स को खा जाती थी, क्योंकि उसको रेड वाली नजर आती थी, ग्रीन वाली नजर नहीं आती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके रेड वाली बीटल्स कम होती चली गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। अब वहां ग्रीन बची हुई है, वो आपस में रिप्रोडक्शन होता जा रहा है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आया कि रेड 0 हो गई और ग्रीन बहुत ज्यादा हो गई, तो यानी कि वो वाली स्पीसीज जो थी वो सरवाइव कर गई और रेड वाली खत्म हो गई। तो ये नेचुरल सिलेक्शन था, क्योंकि उनके कलर पे डिपेंड कर गया कि ग्रीन वाली तो छुप गई प्लांट में, रेड वाली साफ नजर आ रही थी, बर्ड उसको खा गई। नेचुरल सिलेक्शन। या फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्लांट था, उसके ऊपर रेड और ग्रीन बीटल्स थी, एक कोई हाथी आ रहा था घूमता हुआ, उस हाथी ने उस छोटे से प्लांट पे पैर रख दिया, ग्रीन वाली जो थी वो ज्यादा मर गई, उसके पैर के नीचे आ गई, रेड वाली बची हुई थी। फिर रेड वाली ने जब आ गई, फिर रिप्रोडक्शन किया धीरे धीरे करके, रेड वाली बहुत ज्यादा हो गई, ग्रीन वाली खत्म हो गई, कम हो गई, क्योंकि जब थोड़ी बहुत बचेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी वहां पर, और वो धीरे धीरे खत्म हो गई। कहने का मतलब नेचुरल सिलेक्शन जो है मैटर करेगा स्पेसिएशन के लिए। नई स्पीसीज बनने में नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वर्ड से समझ में आ रहा है आपको? तो ये तीन जो चीज है, तीनों चीज रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी नई स्पीसीज के बनने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी। हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। इवोल्यूशनरी का मतलब वही हुआ कि चेंजेस कैसे कैसे आए हैं और क्या रिलेशनशिप है आपस में उन चीजों का। जैसे सबसे पहले बात करेंगे होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन की। आप अगर बहुत एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं बटरफ्लाई एंड बैट, दो का एग्जांपल लेते हैं, दोनों के विंग्स को ध्यान से देखो। बटरफ्लाई ने अपने विंग्स को यूज किया उड़ने के लिए, बैट ने भी अपने विंग्स को यूज किया उड़ने के लिए। दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो जो बटरफ्लाई की विंग होती है उसमें कोई बोन तो नहीं होती, वो काइटिनियस मटेरियल से बना होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपली वी कैन से मेम्ब्रेन, काइटिनियस मेम्ब्रेन से बनी होती है, सिर्फ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो बटरफ्लाई की विंग्स होती है। लेकिन अगर बैट की विंग्स की बात की जाए, उसमें तो बोन्स है और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, कंपोजिशन अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। बटरफ्लाई भी उसको उड़ने में यूज कर रही है और बैट भी उसको उड़ने में यूज कर रहा है, तो उनको हम कहेंगे एनालोगस ऑर्गन, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, तो उनको क्या कहेंगे? एनालोगस ऑर्गन। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, ह्यूमन बीइंग हमारे हाथ है और फ्रॉग जो है उसके भी जो 4 लिम्स होते हैं। अगर आप फ्रॉग को ध्यान से आपने कभी देखा हो तो फ्रॉग का जो पैर या हाथ जो भी आप ले लो, 4 लिम्स, आगे वाली बात कर रहे हैं, आगे वाले हाथ जो है उसके या पैर कह लो उसके, उनकी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा वही चीज, जैसा हमारा हाथ है ऐसा ही फ्रॉग के 4 लिम्ब होते हैं, स्ट्रक्चर सेम है, आपको भी वहां पर फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर
के साथ। या अब एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने का ट्रेंड है तो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कॉम्बिनेशंस के और कहेंगे फॉलोइंग में से बताओ होमोलोगस कौन सा है या एनालोगस कौन सा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल याद रखेंगे तो इसी तरीके से आपको याद रहेगा और आप कर पाएंगे। उसके बाद एक टर्म है हमारे पास फॉसिल, बहुत पुरानी टर्म है, शायद 6-7 से सुनते आ रहे हैं। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था, रहता था अर्थ पे बहुत पुराने टाइम पे, वो मर गया, उसकी डेड बॉडी नीचे दब गई, धीरे धीरे करके उसके ऊपर मिट्टी आ गई, वो नीचे दब गई। फिर दूसरा एक ऑर्गेनिज्म था बी, वो रह रहा था उस सरफेस पे, वो भी मर गया, उसकी डेड बॉडी वहीं दब गई, धीरे धीरे करके कवर हो जाती है सैंड से, पार्टिकल से कवर हो गई। फिर एक सी डी, इस तरीके से। और फिर मिलियंस ईयर्स बाद अगर हम अब अपनी बात करते हैं तो हमने कहीं पे, और हम अब डीप में डिप करते हैं, अगर हम गड्ढा खोदना शुरू करें तो नीचे नीचे जैसे जैसे हम जाते जाते हैं हमें फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स मतलब वो जो हजारों लाखों साल पहले जो नीचे दब गए थे वो हमें जब मिल रहे हैं हम उनको कह रहे हैं फॉसिल्स। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स के स्कल्स मिलते हैं, है ना, या मतलब बहुत पुराने कोई ट्रंक हो सकता है किसी पेड़ का, या कोई प्राणी जीव जंतु टाइप हो सकता है जो बहुत सालों पहले था इस धरती पर, लेकिन वो मर गए, उनकी डेड बॉडीज जो है वो नीचे जमीन में दब गई, और मिलियंस ईयर्स के बाद हम जब आज उनको गड्ढा खोद के निकालते हैं, हम कहते हैं ये इतने BC 1418 से हम उनकी एज निकाल लेते हैं, हम कहते हैं ये इतने 1000 साल पुराना है, ये इतने साल पुराना है। तो वो फॉसिल्स आपको सभी को पता ही है क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। और बहुत फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं पेट्रोलियम, है ना, कोक, कोल, ये सब क्या है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल्स जब हमें आज बहुत ही वो चीज मिल गई, स्कल मिल गई, तो वो फ्यूल में काउंट नहीं होगा, वो स्कल है, फॉसिल में काउंट होगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, कोक, कोल, अगर हम इनकी भी बात करें तो ये भी तो उन्हीं की डेड बॉडी जब नीचे दबी रह गई थी उन्हीं से तो बने थे, क्योंकि अंदर जमीन के अंदर हीट एनर्जी होती है जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते थे। जियोथर्म, जियो मीन्स अर्थ, थर्म मीन्स हीट। अर्थ के नीचे भी बहुत ज्यादा हीट है, गर्मी है अर्थ क्रस्ट में, है ना। लावा आपने वर्ड सुना होगा, लावा आसमान में तो होता नहीं, हवा में कहाँ है, वो जमीन के अंदर है, नीचे, बहुत नीचे जाके, यानी कि वहां पर भी गर्म चीज है, हीट है अर्थ के नीचे। तो फॉसिल्स वहां बनते हैं। फिर हम बात करें इवोल्यूशन बाय स्टेजेस की, तो इवोल्यूशन स्टेजेस के में भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुराने टाइम में फिदर्स जो होते थे वो होते थे ठंड से बचाने के लिए। जैसे बर्ड्स या कोई भी आप एनिमल ले लो जिनके ऊपर फीदर्स होते हैं। फीदर का सिंपली मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है बहुत सारी जो ठंड से बचाती है। ठीक है, पहले वो ठंड से, क्योंकि इंसुलेशन क्रिएट करेगी, एयर को ट्रैप कर लेगी अपने अंदर, और एयर क्या करता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देता, तो सर्दी नहीं लग पाती। तो पहले फीदर्स यूज होता था सिर्फ सर्दी से बचने के लिए, लेकिन जैसे बर्ड्स ने धीरे धीरे क्या किया, उन फीदर्स का यूज करना शुरू किया फ्लाई, उड़ने के लिए। तो ये भी तो एक एवोल्यूशन आया कि पहले वो नहीं उड़ते थे, वो सिर्फ अपने फीदर्स का यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए ताकि ठंड ना लगे, पर धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आया, उन्होंने सोचा उड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज आया इसको कहेंगे इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, अलग अलग स्टेज में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल वेजिटेबल पे लिया हो, जैसे पहले वाइल्ड कैबेज होती थी, वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली, जंगली गोभी होती थी, फिर वो पहले किसने यूज की, थ्री, फिर हमने उसको क्या किया, उसकी इंटरब्रीडिंग करा के हमने उससे अलग अलग तरह की कैबेजेस या अलग अलग तरह की कह सकते हैं गोभी बनाई जिसको हम खाने में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कोलरबी और केल, ये कैबेज की अलग अलग वैरायटी है जो हाइब्रिडाइजेशन से हमने अलग अलग वैरायटी बनाई है, उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आए। ठीक है, यानी कि एक वाइल्ड कैबेज थी पहले तो, लेकिन हमने उसके अंदर क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, अलग अलग तरह की ये बनाई हमने वहां से कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कोलरबी या केल। ठीक है, और ये एक से जनरेट हुई है, तो इसको कहेंगे इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। क्लियर। दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन क्या आता है, एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। जैसे भाई मान लो जनरेशन टू जनरेशन चेंज आया था, फिर बहुत टाइम बाद एक बड़ा विजिबल चेंज दिखा तो हमने कहा इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, स्पेसिएशन हो गया। अब क्या ये प्रोग्रेस थी?
भी आ रहा हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज या जो रिक्वायर्ड नहीं है वो आ रही हो। तो वी कैन नॉट इक्वेट इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस टुगेदर कि इवोल्यूशन इज इक्वल्स टू प्रोग्रेस। नो, प्रोग्रेस इज का मतलब होता है लाइक ऑलवेज अहेड, आगे ही चलते जाना, कुछ अच्छा ही होना हर बार। लेकिन इवोल्यूशन से हमेशा अच्छे रिजल्ट्स हो, अच्छा कुछ कैरेक्टर्स निकल के आ रहे जरूरी नहीं है। द न्यू जनरेशन मे नॉट बी बेटर देन द प्रीवियस वन, ऐसा हो सकता है, तो दैट इज नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रोग्रेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो ये आता है कि भाई जो इवोल्यूशन है उसको हम ट्री के हेल्प से एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू लेडर। जैसे मान लो एक सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी में तो क्या होता है भाई इस तरीके से, तो सीढ़ी में तो ये दोनों चीजें बराबर बराबर आती है और ये जो चीज है वो भी बिल्कुल इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ पर वेरिएशन के चांसेस कम हो गए। सीढ़ी क्योंकि सबने देखी हुई सीढ़ी कैसी होती है, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम करें किसी भी ट्री की, तो ट्री में कोई भी ब्रांच किसी भी डायरेक्शन में निकल सकती है, क्योंकि इवोल्यूशन में हम कहते हैं कि वेरिएशन आती है, चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस हैं, नई नई स्पीसीज भी बन सकती है एनी टाइम इन एनी डायरेक्शन विद एनी कैरेक्टर। तो यानी कि अगर मुझे इवोल्यूशन को कंपेयर करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो किसकी हेल्प से करोगे? लेडर की हेल्प से करोगे या ट्री की हेल्प से? क्योंकि लेडर में तो डिसाइडेड है ये स्ट्रेट और स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इवोल्यूशन इज नॉट स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो एनी डायरेक्शन एनी टाइम एंड देयर इज नो रेगुलर स्टेप्स कि इसी तरीके से होगा, नहीं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इट इज बेटर टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ट्री नॉट विद द हेल्प ऑफ लेडर। तो ये एक लास्ट चीज रहती है एग्जाम में। ये लास्ट बोर्ड के एग्जाम में भी यहीं से एक क्वेश्चन बना था बहुत अच्छा सा, लेडर वर्सेस ट्री वाला क्वेश्चन था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को मैं बात करूं तो बहुत कॉमन सेंस से आंसर्स करने के लिए सोच के, अगर आप खुद थोड़ा सा लॉजिकली सोच के अगर आंसर करोगे तो थ्योरी चैप्टर है पूरा। कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी डेफिनेशन आप एग्जैक्टली बुक से भी लर्न करोगे, क्योंकि वो टिपिकल डेफिनेशंस काइंड ऑफ है, तो वो आपने लर्न करनी है। बाकी पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।